दोस्तों, सच्चे मन से किए गए छोटे छोटे प्रयास कब इतिहास में अपने अमर पद चिन्ह छोड़ जाते हैं, इंसान को पता भी नहीं चलता। आपको अपने कर्मों का, अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है, बशर्ते कि प्रयास सच्चे मन और पूरी लगन से किए गए हों और ये प्रयास मानवता के हित के लिए किए गए हों। फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण दिलाने वाले नीरज चोपड़ा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर की। तो आज की तारीख है 8 अगस्त। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। देखिए, अगर आप पिछले 8 महीने का जितना भी करंट है उसकी कंबाइंड पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, बशर्ते कि आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा और एक बहुत ज़रा सी कीमत आपको चुकानी होगी। इसके बाद ये पीडीएफ डायरेक्टली आपकी मोबाइल में पहुँच जाएगी। देखिए, पहला प्रश्न बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए कि स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीत लिया है। आंसर आपको पता है, नीरज चोपड़ा ने भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। फ्रेंड्स, स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में अद्भुत प्रदर्शन किया और उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। शनिवार 7 अगस्त को फाइनल मुकाबले में चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का बेस्ट थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इसी के साथ नीरज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी बन गए हैं। तो ये भी याद रखना, ठीक है। अब इनका नाम इतिहास में अमर हो गया। साथ ही वह ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। टोक्यो खेलों में वह भारत का ये जो पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, यह भारत का 7वां पदक है। और इससे पहले कुश्ती में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक आपको दिलाया था। तो फ्रेंड्स, याद रखना कि बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। पहलवान रवि दहिया और भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता था कांस्य। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने भी ब्रॉन्ज मेडल ही जीते हैं। तो याद रखना, अब तक भारत कुल 7 पदक जीत चुका है। साथ ही भारत ने ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी कर दिखाया है। 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते थे और इस बार 7 पदक जीत चुका है। अभी आगे जो जीत की श्रृंखला है वो जारी रहेगी। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मिला है और बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने दिखाया था। तो दोनों प्रश्न यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और चीन गोगरा क्षेत्र से अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमत हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि गोगरा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। सही आंसर इसका होगा पूर्वी लद्दाख। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको आप LAC कहते हो, और ये है गोगरा पोस्ट, ठीक है। तो भारत और चीन 6 फ्लैश पॉइंट पर आमने सामने थे। 6 में से दोनों पक्षों के सैनिकों ने अब पैंगोंग झील के गलवान, उत्तर और दक्षिण तटों सहित 4 फ्लैश पॉइंट से पीछे हटना शुरू कर दिया है। हालांकि देपसांग और हॉट स्प्रिंग्स में गतिरोध अभी भी जारी है। देपसांग आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यह भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करने वाला एक बॉर्डर लाइन है, सीमांकन है। भारत के अनुसार LAC लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है, लेकिन चीन कहता है कि ये मात्र 2000 किलोमीटर लंबी है। LAC को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। तो याद रखना कि LAC कितने सेक्टरों में बांटा गया है। अगर प्रश्न आया तो इसका आंसर होगा 3 सेक्टरों में। कौन कौन से? पूर्वी क्षेत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला है, मध्य क्षेत्र जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक शामिल है, और पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख शामिल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुई G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक, G20 रिसर्च मिनिस्टर्स मीटिंग की अध्यक्षता यानी कि मेजबानी किस देश ने की है। सही आंसर इसका है ऑप्शन बी यानी कि इटली। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि G20 देशों की जो बैठक हो रही है 2021 में, इसकी जो अध्यक्षता कर रहा है, कौन कर रहा है? इटली कर रहा है। 2022 में G20 की अध्यक्षता करने वाला देश बनेगा इंडोनेशिया, याद रखना। और 2023 में G20 कंट्रीज की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इंडिया करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है।
देखिए, शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने 6 अगस्त 2021 को G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। G20 समूह में कितने देश शामिल हैं? तो आप जानते हो यहाँ पर कि 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ यानी कि EU, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% और वैश्विक व्यापार का 75% और वैश्विक निवेश का 80% प्रतिनिधित्व करता है। तो यानी कि दुनिया का जो सबसे अधिक जो परसेंटेज है घरेलू उत्पाद का, वैश्विक व्यापार का और वैश्विक निवेश का, उसको ये जो 20 देश हैं वो उसको कवर करते हैं। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए। और G20 देशों का शिखर सम्मेलन 2023 में होगा भारत में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यानी कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं CDRI, तो CDRI का नया सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो ये देश बन गया है ऑप्शन ए यानी कि बांग्लादेश। ठीक है, याद रखना। भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2017 की G20 बैठक में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यानी कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI का प्रस्ताव रखा था। CDRI को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में लॉन्च किया था। तो देखो, इसकी जो आधारशिला थी 2017 में रखी गई थी G20 की बैठक के दौरान, लेकिन इसको शुरू किया गया 2019 में। यह सतत विकास का समर्थन करने के लिए जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नई और मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान CDRI को लॉन्च किया था। यह देशों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, निजी क्षेत्र, बहुपक्षीय विकास बैंकों और शैक्षणिक संस्थानों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बुनियादी ढांचे के जोखिम प्रबंधन, वित्त पोषण, मानकों और रिकवरी मैकेनिज्म के क्षेत्र में अनुसंधान और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? यानी कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो विदेशी मुद्रा भंडार अर्जित करने वाले देश हैं उसमें भारत है चौथे स्थान पर। वर्तमान की रिपोर्ट है ये, अब भारत आ गया है चौथे स्थान पर। 5वें स्थान पर कौन सा देश हो गया है? 5वें स्थान पर आ गया है रूस। रूस से अधिक जो है विदेशी मुद्रा भंडार अब हो गया है भारत के पास। तो यहाँ पर जो पहला देश है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर है जापान, तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड और चौथे स्थान पर है हमारा प्यारा भारत। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9.427 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 620.5676 620.576 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अब बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है। ये पूंजी खाते के रूप में जाने जाते हैं। तो देखो, ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसमें केवल विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों की जमाओं, विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए, परंतु इसमें विशेष आहरण अधिकारों, सोने के भंडारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार अवस्थितियों को भी शामिल किया गया है। इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार या अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना भी उचित प्रतीत होता है। तो देखो, 30 जुलाई 2021 को जो विदेशी मुद्रा भंडार है भारत के पास, उसका एक डेटा यहाँ पर है। देखो, विदेशी मुद्रा संपत्ति यानी कि FCA कितना है? तो ये है 576.224 बिलियन डॉलर। गोल्ड रिजर्व है भारत के पास 37.644 बिलियन डॉलर का। IMF के साथ जो SDR है वो कितने का है? 1.552 बिलियन डॉलर। और IMF के साथ रिजर्व की स्थिति कितनी है? 5.156 बिलियन डॉलर। तो ये 30 जुलाई 2021 के आंकड़े हैं। हाल ही में किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों एग्जाम में ये प्रश्न भी आ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1991-92 में इसको दिया जाना शुरू किया गया था। और सबसे पहले खेल रत्न
शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। उसके बाद लिएंडर पेस, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्ले, पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, अंजू बाबी जॉर्ज, मैरी कॉम और रानी रामपाल समेत 43 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अब तक कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अब जाना जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, ये कितने लोगों को दिया जा चुका है। तो सही आंसर इसका होगा 43, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इस पुरस्कार में खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता और महिला हॉकी टीम ने भी सराहनीय प्रयास किया। तो जिस प्रकार का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के द्वारा, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा कर दी है। और याद रखना, यह भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है। 1926 से 1949 तक हॉकी में भारत का परचम लहराने वाले दिग्गज मेजर ध्यानचंद ने अपने करियर में 400 से अधिक गोल किए। वे स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय ओलंपिक टीम के 3 बार 1928, 1932 और 1936 में हिस्सा रहे। देश में खेल में देश का सर्वोच्च लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी ध्यानचंद के नाम पर ही दिया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। साथ ही 2002 में ही नई दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम का नाम भी बदलकर कर दिया गया था मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। भारतीय ओलंपिक संघ ने मेजर ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था और उनकी जन्मतिथि 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन खिलाड़ियों को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो हैं वो वितरित किए जाते हैं। यह बताओ कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी 3.35%। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में जो रेपो रेट है वो कितनी है, 4% है। रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35% है। बैंक रेट हो गया है 4.25%। याद रखना कि रिजर्व बैंक ने 7वीं बार रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। हाल ही में शहरोज काशिफ ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 को मात्र 19 साल की उम्र में फतह कर सबसे कम उम्र में K2 फतेह का रिकॉर्ड बना लिया है। आपको बताना है कि शहरोज काशिफ यह किस देश के पर्वतारोही हैं। सही आंसर इसका है ऑप्शन बी, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है आप देख सकते हैं, 19 ईयर ओल्ड शहरोज काशिफ बिकम्स यंगेस्ट माउंटेनियर टू सबमिट K2 विद सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बोतल के साथ इन्होंने अपनी ये जो चढ़ाई है उसको इन्होंने पूरी किया है। पाकिस्तानी पर्वतारोही 19 साल के शहरोज काशिफ 27 जुलाई को बोतल बंद ऑक्सीजन की सहायता से समुद्र तल से 8,611 मीटर, फीट में बदलेंगे इसे आप तो 28,251 फीट होगा, की ऊंचाई पर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। शहरोज काशिफ से पहले महान पर्वतारोही मोहम्मद अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा 20 साल की उम्र में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। अब उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है शहरोज काशिफ के द्वारा। K2 कहाँ पर है, तो K2 पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र, चीन द्वारा नियंत्रित सिंजियांग प्रदेश की सीमा पर काराकोरम पर्वतमाला की बाल्टेरो मुस्ताक उप श्रृंखला में स्थित है। याद रखना कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, तो ये समुद्र तल से 8,848 मीटर है, जबकि K2 कितना है, तो ये 8,611 मीटर है। तो दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी जो चोटी है वो है K2, ठीक है, याद रखना। अभी हाल ही में मनाया गया था हिरोशिमा दिवस। तो आपको बताना है कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो आपको याद होगा कि यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 6 अगस्त को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका ने जापान पर यह हमला किया था। यह पूरी दुनिया का पहला एटॉमिक हमला था और यह बहुत ही भयावह तस्वीर हमें देकर गया। तो हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक माना जाता है। यह भयावह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था। यह परमाणु हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, जब दुनिया का पहला परमाणु बम तैनात किया गया था, जिसमें 9,000 पाउंड से अधिक यूरेनियम 235 लोड किया गया था और इसे US B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट एनोला गे द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा पर गिराया गया था। यह विस्फोट इतना विशाल था कि इससे शहर की लगभग 90% आबादी तुरंत खत्म हो गई थी, जिससे 70,000 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी। बाद में विकिरण के प्रभाव के कारण लगभग 10,000 लोग और मर गए थे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पहला हमला हुआ था परमाणु हमला नागासाकी पर, हिरोशिमा नागासाकी पर, वो कब हुआ था? ये 6 अगस्त को हुआ था। उसके बाद 3 दिन के बाद 9 अगस्त को एक और बम गिराया गया था जापान पर। तो याद रखना कि 3 दिनों के बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैट मैन परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो कौन सा था? तो उसको नाम दिया गया था लिटिल बॉय। और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया तो ये गिराया गया था 6 अगस्त को, नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त को। ठीक है, तो ये याद रखना आप। और यहाँ पर जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया उसको नाम दिया गया था लिटिल बॉय। उस समय जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, उन्हीं के संदर्भ में। और नागासाकी के बम को नाम दिया गया था फैट मैन, विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में। यह बम 13 और 21 किलो टन ऊर्जा के थे, जिससे दोनों शहर जलकर खाक हो गए थे और 2 लाख लोगों की तुरंत जो है मौत हो गई थी, तत्काल मौत हो गई थी। अब ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। हाल ही में प्रकाशित किताब माई ऑन मजगांव, ये किताब किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी विकल्प बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई भी। ठीक है, तो माई ऑन मजगांव ये जो किताब है ये लिखी गई किसके द्वारा? कैप्टन रमेश बाबू के द्वारा। ठीक है, संजय गुब्बी जी की ये किताब आई है लेपर डायरीज द रोसेट इन इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कुणाल बसु की किताब है इन एन आइडियल वर्ल्ड। विमल जालन की जो किताब आती है याद रखना उसमें इंडिया सब जरूर होता है, तो इस बार जो किताब आई है उसका नाम है द इंडिया स्टोरी। और मनन भट्ट इनकी किताब, इनके बारे में मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंस्ड पुलवामा। ठीक है, तो ये 5 किताबें आपको याद रखनी है। बताओ कि हाल ही में किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने त्रिची कार्बाइन नामक एक नया उच्च तकनीकी और कम धोने वाला असाल्ट राइफल लॉन्च किया है? सही आंसर इसका होगा, देखो नाम में त्रिची है तो तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अब बात करते हैं क्विज नंबर 214 की। प्रश्न ये था कि भारत सरकार द्वारा दशक 2010-2020 को कौन सा दशक घोषित किया गया था? सही आंसर इसका है ऑप्शन बी। आप सभी के आंसर बिल्कुल सही रहे। और फ्रेंड्स ये रहा आज का प्रश्न, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल किए गए हैं? इसको वेरी इंपॉर्टेंट भी टिक कर लेना, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आप लिखना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो, जिस भी सोशल मीडिया पर आप जुड़े हुए हो वहाँ पर। ठीक है, तो आप देखो अपना काम कर दिया करो, मैं तो अपना काम कर ही देता हूँ। और टेलीग्राम पर इसकी PDF आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, सारी PDF जो 1 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक की PDF है, कंबाइंड PDF आपको मैं दे दूंगा। और पूरे 8 महीने का करंट अफेयर है जो कि UB-SSC पेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप परचेज करना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जो वहाँ पर स्टेप्स हैं फॉलो कर लेना। ये PDF आपकी मोबाइल में तुरंत पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।